हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। एक छोटी सी वीडियो के जरिए आपको एक चीज़ अपडेट करनी है, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने कॉन्स्टेंटली कई बार बताया है, भारत सरकार जो है दो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहती है और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करना चाहती है आईडीबीआई बैंक के अलावा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने के लिए ले आया हूँ, यहाँ पे आपको ये बताने के लिए मैंने बुलाया है कि 11 सरकारी बैंकों से जुड़े हुए जो कानून हैं उसके अंदर सरकार अगर कुछ बदलाव करती है तो वो आगे के लिए सरकार के लिए आसान हो जाएगा इन सभी बैंकों के अंदर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। देखो, यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में नहीं हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी सरकार का कदम अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि सरकार कौन होती है इस देश की संपत्ति को बेचने वाली? सरकार कौन होती है इस देश की बनाई हुई दौलत को बेचने वाली? अगर आप बना नहीं सकते हो तो आप बेचने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई? देश के बैंक्स को बेचना मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत गलत कर रही है सरकार, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये सरकार आगे टिकी रहेगी तब आगे प्राइवेटाइज़ करेगी ना। अभी दो बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज़ करने की बात तो कहा है इस सरकार ने, तो हो सकता है ये कर दे, लेकिन आगे की जो इसकी प्लानिंग है वो शायद हो या ना हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी है ये गलत हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट देश में, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे बैंक्स ज़रूर होने चाहिए जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक के हित के लिए होना ज़रूरी है। क्योंकि भारत जैसे देश में अगर हम सब सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज़ कर देंगे, यस बैंक और जितने कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक की तरह कर देंगे, तो इन बैंक्स के एक्स्ट्रा चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं और थोड़ी बहुत जो बैलेंस, मिनिमम बैलेंस का जो क्राइटेरिया होता है इतना ज़्यादा होता है कि एक आम इंसान की जो लिमिट होती है ना, उससे जो औकात होती है ना एक आम आदमी की, उससे कहीं ज़्यादा होती। तो अगर वो आम आदमी उतना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा तो दुनिया भर के तरह तरह के चार्जेस हैं जो कट जाते हैं। इनकम सोर्स है नहीं और जो भी कहीं से बेचारा कमा धमा करके ले आके जमा कर रहा है, दुनिया भर के चार्जेस उसमें कटेंगे। तो ये उस इंसान के साथ इंसाफ़ी है कि नाइंसाफ़ी है? अब आप खुद बताइए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो, राइट? इसीलिए नहीं बनाए जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करें। तो यहाँ पे जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए और सुनिएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है गाइस कि 11 सरकारी बैंकों से जुड़े हुए कानून के अंदर सरकार बदलाव कर सकती है। इससे जो कस्टमर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए जानते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सरकार जो है देश के 11 सरकारी बैंकों को एक कंपनी एक्ट के तहत एक लाने का प्रस्ताव विचार कर रही है। देश की कई कंपनियां हैं जिन्होंने पीएसयू बैंकों की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इन सभी बैंक्स को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रही हैं, इंटरेस्ट दिखा रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर सरकारी बैंक कंपनी एक्ट के तहत अगर आ जाते हैं, यानी एक कंपनी एक्ट होगा जिसे पास किया जाएगा, अगर इन सारी बैंक्स को इस सरकारी कंपनी एक्ट के अंडर में अगर आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनका जो नेशनलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी अब वो नेशनल लेवल के बैंक्स कंसीडर किए नहीं जाएंगे। तो ये किसी भी बैंक के लिए एक डिग्निटी का सवाल है और ऐसा नहीं होना, मतलब ऐसे ऑफिसर्स जो उसके अंदर काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, वो नहीं होने देना चाहेंगे। कोई चाहेगा कि उसके जॉब या जिस जगह पे वो जॉब करता है, जिस बैंक में जॉब करता है, उसकी नेशनैलिटी, नेशनल लेवल की जो आइडेंटिटी है, डिग्निटी है, वो कम हो। कोई नहीं ऐसा चाहेगा।
और गाइस आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कंपनीज बैंकों को कंपनी एक्ट में लाने का सीधा सीधा कनेक्शन क्या है। इसका सीधा कनेक्शन ये है कि बैंक्स को नेशनलाइजेशन से बाहर किया जाए, ताकि इसके अंदर सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता खोल के रखना चाहती है, ताकि जब भी इसको डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़े, बार बार अमेंडमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्टली डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एक आसान रास्ता कर रही है ताकि इसको प्राइवेटाइज करना आसान रहे। जब चाहे तब जितनी स्टेक बेचनी है खटाखट बेच ले। लेकिन अभी की डेट में ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसको दुनिया भर के अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ ऐसा होता है तो ये बैंक्स किसी प्रोफेशनल कंपनी की तरह काम करेंगे, और ये प्रस्ताव अगर मान लिया जाता है तो इन बैंकों को अपने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए संसद से अनुमति लेने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, डायरेक्टली चाहे सरकार कर सकती है। ठीक है, तो एक कंपनी एक्ट के चलते जो है डिसइन्वेस्टमेंट के रास्ते पे बैंक्स चल पड़ेंगे और उनका प्राइवेटाइजेशन आसान हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये बेसिकली सरकार इस तरीके के एक्ट में, कंपनी एक्ट के अंदर में बैंकों को इसीलिए लाना चाहती है कि इसके लिए प्राइवेटाइज करना थोड़ा इजी हो जाए। अब यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जिनके नाम मैं आपसे बताना चाहूँगा, जैसे कि ब्लैकस्टोन है, केकेआर है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो भारत के अंदर की भी कंपनीज़ हैं जो इन प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक्स को ख़रीदने के लिए दिलचस्पी जो है दिखा सकती हैं, उसकी ओनरशिप में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओनरशिप को लेकर के कुछ दिक्कत ये हो सकती है कि अगर कोई प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ खास रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ओनरशिप को लेकर के तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। बिजनेस चैनल CNBC आवाज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर कंपनी एक्ट के तहत सरकारी बैंक आते हैं, यानी सरकारी बैंकों को कंपनी एक्ट के अंडर में अगर कर लिया जाता है, तो ओनरशिप का रास्ता कुछ थोड़ा कम हो साफ़ हो जाता है, यानी क्लियर हो जाता है, और प्राइवेट बैंक जो हैं सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी आराम से खरीद पाएंगे। लेकिन अभी जब तक ये कंपनी एक्ट के अंडर में बैंक्स नहीं आते हैं, तब तक सरकारी बैंक्स के अंदर हिस्सेदारी खरीदना थोड़ा पेचीदा हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अभी इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी होगी, मंजूरी यहाँ पे कैबिनेट की, यूनियन कैबिनेट की तरफ से दिया जाएगा। अगर देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा आप समझ रहे हैं ना। मेन कंसेप्ट क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मेन कंसेप्ट है सरकार यहाँ पे बैंक्स के अंदर आराम से जब चाहे तब स्टेक्स को बेच सकती है। इसके लिए एक एक्ट है जिसका नाम है कंपनी एक्ट, जिसके अंडर में बैंक्स को लेके आना चाहती है। वैसे भी आपको बताया हुआ है सरकार जो है सारे बैंक्स SBI को छोड़ करके के अंदर हिस्सेदारी जो है मेजॉरिटी में बेच सकती है। SBI में अपनी मेजॉरिटी स्टेक रखना चाहेगी सरकार। ऐसा सरकार के बजट फिस्कल ईयर 2022 को पेश करते समय निर्मला सीतारमण जी ने बताया था। तो गाइज़ ये एक छोटी सी अपडेट थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑलराइट गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू। आप इसकी चिंता ना करिए। प्राइवेटाइजेशन को लेकर के मैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अब सरकार क्या करें, कर रही है तो कर, उसको सुनती भी नहीं है किसी की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज़ कर ले पहले, और उसके आगे की क्या सिचुएशन है वो तो सरकार जब दूसरी आएगी तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही चलेगा, है ना। डिपेंड करता है क्या है आगे। सिचुएशन चेंज होती रहती है ना गाइस, एवरी टाइम सिचुएशन चेंज। सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन टेक केयर, आई विल अपडेट समथिंग न्यू।